हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन अप पे। कल अपन ने दोस्तों जो आपके फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ उनके उसको स्टार्ट किया था परसों। तो उसमें आपने पोषक पदार्थ के विटामिन और प्रोटीन की चर्चा अपन ने की थी। आज दोस्तों अपन ने जो मिनरल मेल न्यूट्रिशन होता है, खनिज कुपोषण, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अपन ने शरीर में कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं, कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं, उस शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं, किस तत्व में कौन सा गुण पाया जाता है, उसके स्रोत क्या क्या है, किस स्रोत के द्वारा अपन शरीर में खनिज तत्वों को का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन को आज खनिज तत्व के बारे में चर्चा करनी है या खनिज कुपोषण। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अपने विटामिन्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, वो पोषक पदार्थ है। तो वैसे ही दोस्तों अपने शरीर में खनिज के रूप में भी कई पोषक पदार्थ पाए जाते हैं या कई तत्वों के रूप में अपने शरीर में पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों आपके रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो दोस्तों जैसे लोहे तत्व होते हैं, आपके फेरस होता है, उनकी वजह से दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है। तो वो दोस्तों वो चर्चा आज अपन ने करेंगे। तो दोस्तों जो आपके खनिज कुपोषण है उसमें अपन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तत्व जो हमारे शरीर में किस हिसाब से उनके स्रोत क्या क्या है और वो अपने शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं। तो दोस्तों एक नंबर पे अगर अपन बात करें दोस्तों सोडियम की, एक नंबर पे यहाँ पे दोस्तों अपन इसके तत्व का नाम लिखेंगे, इसके स्रोत लिखेंगे और इसके शरीर में जो जो भी के कार्य करता है उसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सोडियम है जिसे आप Na लिखते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह होता है सोडियम। दोस्तों इसके स्रोत की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसको नमक, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, ये दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें सोडियम का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों आपके मसल्स होती है उनमें संकुचन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो दोस्तों वो जो मसल्स में संकुचन होता है दोस्तों, वो उस कार्य में दोस्तों सोडियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों अगर इसका कार्य करते हैं पहले की देखें तो एक इसका कार्य आएगा मांसपेशियों में संकुचन। दूसरा दोस्तों आप अगर इसका कार्य देखें तो दोस्तों जो आपके नर्व इम्पल्स होते हैं, तंत्रिका आवेग होते हैं, उनका संचरण दोस्तों ये करता है। नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेगों का संचरण। तीसरा दोस्तों इसका कार्य आता है जो दोस्तों आपके विद्युत आवेश और विद्युत अपघट्य होते हैं उनका संतुलन जिसके द्वारा होता है दोस्तों, वो भी सोडियम एक उस कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपन लिख सकते हैं कि विद्युत अपघटन का संतुलन। ये तीन दोस्तों सोडियम के इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सोडियम के द्वारा किया जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे अपन चर्चा करते हैं जो दूसरा तत्व है जो खनिज तत्व के रूप में पाया जाता है, वो है दोस्तों आपके पोटेशियम। बात करते हैं कि पोटेशियम क्या क्या कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, बात करें पोटेशियम के स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों पोटेशियम अधिकांशतः जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है।
अब पोटेशियम के कार्य देखते हैं। तो दोस्तों जो अभी अपन ने सोडियम के जो 3 कार्य पढ़े थे, मसल्स का कंट्रक्शन यानी कि मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिका आवेगों का संचरण और विद्युत अपघट्य का संचलन जो करता है, वो दोस्तों तीनों कार्य पोटेशियम भी करता है। लेकिन दोस्तों इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अलग कार्य है कि ये कई सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी में, उनका संचालन करता है। कोशिकाओं का संचालन। तो दोस्तों 3 कार्य तो मैंने आपके इसके वही सेम के सेम है जो अपन ने सोडियम के बारे में पढ़ा था। और जो दोस्तों इसका चौथा कार्य आएगा वो आएगा कि ये कोशिकाओं का संचालन भी करता है। तीसरे नंबर पे देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो अगर दोस्तों अगर अपन बात करें कि कैल्शियम में क्या क्या किस किस में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, तो दोस्तों एक तो आपके दूध है, एक दोस्तों आपके अंडे और एक आपके हरी सब्जियां। तो अब बात करें कैल्शियम का क्या कार्य होता है, तो दोस्तों मैंने आपको विटामिन डी पढ़ाया था। विटामिन में जब अपन ने बात की थी उसमें जिसका रासायनिक नाम मैंने आपको कैल्सीफेरोल बताया था। और जो मैंने आपको बताया था विटामिन सी को सूर्य के प्रकाश के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो जो विटामिन डी होता है उसके साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था विटामिन डी की कमी से वो रिकेट्स रोग बताया था मैंने आपको, जिसमें हड्डियाँ दूर दूर हो जाती है, हड्डियाँ कोमल हो जाती है। एक मैंने आपको ऑस्टियोपोरोसिस बताया था, वो दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, वो तीनों रोग दोस्तों मैंने आपको बताए थे। तो वो तीनों विटामिन डी की कमी से होते हैं। और जो आपके कैल्शियम होता है वो विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। विटामिन डी के साथ मिलकर कार्य करता है दोस्तों। अब दोस्तों अपन 4 नंबर पे बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस ये दोस्तों आपके जो जितने हरी सब्जियां हैं, आपके अंडे हैं, दूध है, उनमें दोस्तों ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अगर दोस्तों अपन बात करें कि फास्फोरस के क्या कार्य होते हैं, तो मैंने आपको बताया दोस्तों कैल्शियम होता है वो विटामिन डी के साथ हड्डियों व दांतों को मजबूत करने में सहायता करता है, जबकि जो आपके फास्फोरस होता है दोस्तों वो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है। तो ये भी दोस्तों हड्डियों व दांतों की मजबूती में सहायक। तो ये दोस्तों अपन ने 4 जो आपके खनिज एलिमेंट्स, खनिज तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। दोस्तों अपन 5वें नंबर पे बात करते हैं फेरस की। या दोस्तों आप लोह तत्व भी लिख सकते हैं, क्योंकि फेरस एक लोह तत्व है। और जो फेरस का कार्य होते हैं, लोह तत्व के कार्य हैं, वो सारे दोस्तों सेम ही होते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर फेरस के या लोह तत्व के स्रोत देखें तो आप दूध के द्वारा फेरस को प्राप्त कर सकते हैं। और हरी जो आपके पत्तेदार सब्जियां आती है, इनके द्वारा दोस्तों आप फेरस को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर इसका कार्य देखें तो अपने शरीर में जो हीमोग्लोबिन होती है ना दोस्तों, हीमोग्लोबिन के
निर्माण में सहायक होते हैं। ये फेरस या लोहा तत्व का प्रमुख कार्य हो गया। अब देखिए दोस्तों, 6वें नंबर पे बात करते हैं अपन कॉपर की। आयोडीन की बात करते हैं पहले दोस्तों। तो दोस्तों जो अगर अपन बात करें कि आपके आयोडीन की स्रोत क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों एक तो आपके जो समुद्री नमक होता है, एक आपके समुद्री सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, उसके द्वारा दोस्तों आपके आयोडीन को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें आयोडीन की कमी से रोग, आयोडीन की जो अपन कार्य क्या क्या करता है, तो ये दोस्तों थायरोक्सिन के निर्माण में सहायक होता है। थायरोक्सिन आपके एक हार्मोन है दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण। अब देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें एक कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों जो आपके आयोडीन है दोस्तों, इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे अपन घेंगा रोग कहते हैं, या जिसे अपन गाइटर रोग कहते हैं, या जिसे गलगंड रोग कहा जाता है। ये दोस्तों इसकी आयोडीन की कमी से रोग होता है। अब देखिए दोस्तों, घेंगा रोग क्या होता है, तो दोस्तों जो अपने आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो इसकी जो अपनी थायरोक्सिन ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है गले में, वो दोस्तों फूल जाती है। तो कहने का मतलब अब मानव का गला इस रोग के लक्षण में फूल जाता है, मोटा हो जाता है। ये थे दोस्तों आपके प्रमुख खनिज तत्व। अगर कॉपर की बात करें तो दोस्तों अपने मांसपेशियों में संकुचन का कार्य करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खनिज तत्व थे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन आगे चर्चा करेंगे। ये थे आपके पोषक तत्व, जिसमें आपने विटामिन पढ़ा, खनिज पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा। और अब दोस्तों अपन देखते हैं ह्यूमन हेल्थ जो आपके आएंगे, फूड हो गया, ह्यूमन हेल्थ में आपके आएंगे। जैसे सबसे पहले अपन दोस्तों पढ़ते हैं वाटर, पानी के बारे में कि पानी क्या क्या, तो पानी के गुण होते हैं, पानी के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। उसके बाद अपन ओबेसिटी, मोटापा को पढ़ेंगे, फिर अपन ब्लड प्रेशर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपन पहले पढ़ लेते हैं पीने योग्य पानी के गुण, कि एक जो पानी होता है पीने योग्य होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों जो आपके पीने योग्य पानी होता है, इसके गुण की बात करें तो 5 गुण दोस्तों प्रमुख होते हैं कि ये कमियां पानी में पीने योग्य पानी में पीने योग्य जो पानी होता है उसमें होनी चाहिए, ये कमियां नहीं होनी चाहिए। तो एक तो पानी रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन न हो। कहने का मतलब दोस्तों जो आपका पानी होता है उसका रंग और कोई सा हो गया, जैसे आप डेली रेगुलर जो पानी पीते हैं उसके अलावा कोई आपको पानी पीने को दे रहा है वो नहीं पीना। गंधहीन यानी उसमें स्मेल आ रही है किसी प्रकार की, और जैसे दोस्तों उसका स्वाद चेंज हो गया, उस तरह का पानी नहीं होने चाहिए दोस्तों। दूसरे नंबर पे आप बात करें कि जो पानी होती है कि पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन संतुलित हो।
तीसरे गुण की दोस्तों अगर अपन बात करें तो जो पानी होता है, पानी में किसी प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीव न हो, चौथे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों कि पानी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो। और जो दोस्तों लास्ट गुण आएगा पीने का, वो देखते हैं दोस्तों। तो जो पानी होता है दोस्तों, पानी में कोई किसी प्रकार का कोई कण एवं वनस्पति न घुली हुई हो। ये दोस्तों 5 आपके विशेष रूप से पीने योग्य पानी के गुण आते हैं, जिसमें पहले अपन ने बात की पहले नंबर के कि पानी में किसी प्रकार का रंग नहीं होना चाहिए, पानी में किसी प्रकार की स्मेल नहीं होनी चाहिए, पानी किसी और स्वाद नहीं होना चाहिए, पानी की पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच संतुलित होनी चाहिए, और पानी में किसी प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, पानी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, और पानी में कण एवं वनस्पति न घुली हुई हो। ये दोस्तों पीने योग्य जो पानी होता है उसके 5 प्रमुख गुण हैं। अब दोस्तों इसके आगे अपन चर्चा करेंगे कि हानिकारक पानी पीने से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे दोस्तों एक राजस्थान में वर्षों पहले एक हानिकारक बीमारी ने जन्म लिया था, जिसे बाला या नारू रोग कहा गया था, जिसका एक कृमि जनित रोग था, ड्रैगन कुलन्समैन डिसीज कृमि होता है, उसके द्वारा वो बीमारी फैली थी। ये जो ड्रैगन कुलन्समैन डिसीज होता है ना दोस्तों, ये पानी में अपने अंडे देता है, और वो पानी पीने से दोस्तों जो ह्यूमन होता है, मानव होता है, उसके बाला या नारू रोग होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। कल अपन पढ़ेंगे ओबेसिटी मोटापा के बारे में, और कल ही अपन दोस्तों रक्तचाप ब्लड प्रेशर और इसके आगे जो भी है दोस्तों नशीले पदार्थ उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइबर कीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आपको दोस्तों हमारे नोट्स की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए, हम आपको दोस्तों नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों।